नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के लिए। कक्षा आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी, इसके लिए आप सभी से माफी चाहूंगा। कुछ दिन से स्वास्थ्य सम्यक नहीं था, तो इस कारण से थोड़ी क्लास डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, है ना। तो आप बोली से भी देख सकते हो, थोड़ा सा गला भी खराब है। ठीक है, मगर जैसे तैसे स्वास्थ्य को ठीक किया, जल्दी से रिकवर किया, ताकि आपके पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो आज फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। टॉपिक का नाम है अपने भारत की नदियां। ठीक है, यहाँ पर अपन जैसे बोल सकते हैं रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आज की कक्षा में और आने वाली जो कक्षाएं होंगी दो चार आगे की, उनमें अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ दिन में अदर जो सब्जेक्ट है आपकी, उनके लिए स्टैटिक्स जीके का भी थोड़ा सा इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी कुछ दिन में अपने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उनका एक टाइम टेबल फिक्स करेंगे भाई। हाँ, एक वीक के अंदर कम से कम 3 क्लासें स्टैटिक जीके की हो, थोड़ा सा अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम डालता हूँ नदी तंत्र। ठीक है, रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। ठीक है, या फिर जिसे अपन बोल सकते हैं अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब नदी तंत्र को अपन विस्तार से पढ़ने से पहले अपन ये देख ले कि नदी तंत्र क्या होता है, नदी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, नदी तंत्र को जानने से पहले अपन उससे पहले एक शब्दावली के ऊपर चर्चा करेंगे। शब्दावली कौन सी है, अपन जानेंगे नदी क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे नदी तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो नदी की बात करें तो नदी क्या होती है, सुनना। वह प्राकृतिक जल की धारा जो किसी ऊंचे क्षेत्र से निकलती हो और ढलान के अनुरूप बहते हुए किसी सागर में, महासागर में या फिर जलाशय में या किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हो, उसे अपन क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। ठीक है, नदी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, मुख्य मुख्य अपन जो मेन जो हमारे रिवर सिस्टम है, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। मुख्य मुख्य जो नदियां है अपने, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और नदी तंत्र क्या होता है, जैसे नदी की परिभाषा को अपन यहाँ अपन फिजिकल रूप में देखें तो ये एक क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से नदी क्या हो रही है, बहना शुरू हो रही है, और यहाँ पे जाके अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में जाके बट जाती है, और एक विस्तृत क्षेत्र में, या कोई सागर हो सकता है, महासागर हो सकता है, कोई जलाशय भी हो सकता है, या फिर कोई बड़ी नदी भी हो सकती है, इससे बड़ी नदी भी कोई हो सकती है, उसमें जाके ये क्या होती है, विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, जो यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसका अपन इसे कह सकते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन उद्गम केंद्र या उद्गम स्रोत। ठीक है, उद्गम स्रोत, जहां से नदी उत्पन्न होती है, उद्गम स्रोत। और सभी नदियों का अपने को लगभग लगभग सभी का तो याद रखना है, ये मुख्य विषय है याद रखने का। अगर अपन किसी नदी को विस्तृत रूप में ना पढ़े, मगर उसका अपने को ओरिजिन पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है, वो ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अब जहां पे नदी जाके खत्म हो रही है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग जो इसका पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं, मुहाना। ये ध्यान रखना है आपको, मुहाना। कई बार आप जब पढ़ते हो नदियों के बारे में, तो आप ये चीज पढ़ते हो, एक लाइन पढ़ते हो कि नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती है। कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, कुछ नहीं करती है। ठीक है, कुछ ज्वारमुख से होकर बहती है। तो ये जहां पे स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं उद्गम केंद्र या उद्गम स्रोत, जहां पे जाके खत्म हो रही है, एंडिंग पॉइंट होता है, उसे अपन बोलते हैं मुहाना या फिर मुख। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब सुनना, इसके बाद नदी तंत्र क्या होता है। ये तो हो गई एक मुख्य नदी। ठीक है, मुख्य नदी को मैं डबल करके लिखता हूं, यहां पे मैंने डबल कर दिया मुख्य नदी को। अब इसके अंदर यहां से कोई छोटी नदी आके मिल गई इसमें, ठीक है, इधर से कोई छोटी नदी आके मिल गई इसमें, यहां से कोई दूसरी नदी आ गई, यहां से एक और नदी इसके अंदर मिल गई। ठीक है, एक नदी इधर से आ गई, एक नदी इधर से घुस गई इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मुख्य नदी और उसकी छोटी छोटी सहायक नदियों का जो तंत्र होता है, जो समूह होता है, या अपन इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि
एक तो मुख्य नदी हो जाती है उसमें, और छोटी छोटी उसकी क्या हो जाती है, ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियां हो जाती है, उसे अपन बोलते हैं नदी तंत्र। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक नदी तंत्र है, रिवर सिस्टम है। ठीक है, नदी और उसकी सहायक नदियों का समूह है, जिसे अपन नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं। आगे सुनना, दो शब्द दो शब्द और लेते हैं, दो शब्दों की अपन बातें करते हैं। एक होता है सहायक नदी, सहायक नदी, ये आप सुनते हो। ठीक है, और एक होता है वितरिका, वितरिका या वितरिकाएं, जो भी कुछ हो, वितरिकाएं लिखता हूं मैं यहाँ पे, है ना। ये दो शब्द और लेके चलते अपन, समझना। अगर कोई छोटी नदी बड़ी नदी के अंदर जाके मिल रही है, जैसे ये छोटी नदी, ये ए नाम की नदी है जो जाके इस बड़ी नदी में मिल गई। ठीक है, ये बी नाम की नदी है, ये भी इसमें जाके मिल गई। सी नाम की नदी, ये भी इसमें मिलती है, डी भी इसमें मिल रही। तो ये क्या, ये छोटी छोटी जो नदियां है, आसपास के क्षेत्रों से निकली हुई नदियां है, अपने एक जो मुख्य रिवर होती है, जो मुख्य नदी होती है, मेन रिवर होती है, ठीक है, उसमें जाके क्या हो गई, मिल गई या विलीन हो गई, तो इनको कहेंगे इसकी सहायक नदी। जैसे ये ओ नाम की मुख्य नदी है, तो ये ए बी सी डी इसकी क्या हो गई, सहायक नदियां हो गई। ठीक है, जब ये समुद्र में गिरती है, सागर में गिरती है, जहां पे इसका मुहाना होता है, मुहानों पे क्या करती है। अब एक चीज आपको पता है, जब अपन ने पर्वतों के बारे में पढ़ा था, अपन जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, तो अपन ने एक चीज जानी थी। क्या जानी थी अपन ने बात अगर याद ना हो तो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। अपन ने एक चीज ये जानी थी कि नदियां जब पहाड़ों से निकलती है तो अपने साथ क्या करती है, कंकड़ पत्थर, तलछट, गाद, ये निकलते हुए, लेते हुए चलती है। ठीक है, अब उनको ये क्या करते हैं, जब समुद्र में गिरती है तो उससे पहले छोड़ते हुए चली जाती है। ठीक है, अब छोड़ते हुए जाएगी जहां पे, अब उसने निकल यहां से, इसमें खत्म होते टाइम यहाँ पे गाद इकट्ठा कर दी, अब शादी यहाँ छोड़ते हुए चली गई, यहाँ छोड़ते, तो ये क्या हो, छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, और फिर जाके किसी में प्रवेश करती है, समुद्र में, सागर में प्रवेश करती है। तो इन छोटी छोटी धाराओं को क्या कहते हैं अपन, वितरिका। ठीक है, नदी कोई छोटी अगर मुख्य नदी में प्रवेश करे उसे बोलेंगे सहायक नदी। और जब नदी, मुख्य नदी समुद्र में या अपने जब मुहाने पर क्या करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा का निर्माण किससे होता है, जो अपने साथ तलछट, गाद, अवसाद वगैरह लेके आती है, उनसे उन डेल्टाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं वितरिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, एक एक शब्द आता है जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, एक शब्द ये आता है आपके पास। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, अब ये कोई क्षेत्र है, एक पूरा क्षेत्र है ये, है ना। इस क्षेत्र के अंदर जो ये क्षेत्र है, ये किससे जल प्राप्त करेगा, इस ओ मुख्य नदी से, और इसकी ए बी सी डी जो सहायक नदी है उनसे जल प्राप्त करेगा। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि वह क्षेत्र जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से जल प्राप्त करता है उसे अपन बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र। ठीक है, जितने क्षेत्र में ये नदियां, जितने क्षेत्रों को अपवाहित करेंगे, जल से प्रभावित करेंगे, जल उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र को, उस नदी को क्या बोलेंगे अपन, जल ग्रहण क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। जो अपने मुख्य मुख्य जो वर्ड्स आते हैं जब अपन रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसके अपन ने यहाँ पे चर्चा कर ली। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर, और अपन ये जानने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अपन नदियों को दो रूपों में पढ़ते हैं। कितने रूपों में, दो रूपों में। कैसे कैसे, एक अपन पढ़ते हैं हिमालय की नदियां। ठीक है, एक अपन क्या पढ़ते हैं, हिमालय की नदियां, और दूसरी अपन पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, दो रूपों में पढ़ता है अपन, पढ़ते हैं इसको। यहां पे मैं बनाता हूं थोड़ा सा डायग्राम। ठीक है, हाँ पहले आती है हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां। ठीक है, हिमालयी नदियां हो गई। एक अपन पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, जो अपन भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में बहती है, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, नदियां अलग अलग महत्व है, अलग अलग नदियां हैं, अलग अलग इनकी विशेषता है। ठीक है, हाँ तो अब इनके अंदर सुनना आप। पहली चीज, हिमालयी नदियां एक कॉमन सी बेसिक चीज बात है, ये पर्वतों से निकलेगी, पहाड़ों से निकलेगी। ठीक है, ये भी वहीं से निकलती है, मगर ये हिमालय से निकलती है। ठीक है, अब इनमें सुनना, इनका जो जल का स्रोत होता है, इन्हें जल कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्रोत के अंदर अपन देखते हैं,
इन्हें जल प्राप्त होता है। जो हिमालय पर्वत के अंदर बड़े बड़े ग्लेशियर है, बड़े बड़े हिमनद है, हिमनद से तात्पर्य क्या है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है, उनसे इनको जल प्राप्त होता है। क्योंकि जब वो सूर्य की गर्मी कारण पिघलते हैं तो उनसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, स्रोत में क्या लिखे अपन, ग्लेशियर लिख दे या फिर हिमनद लिख दे। ठीक है, ग्लेशियर, ग्लेशियर से हिमालयी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, एक विशेषता इनकी ये है कि ये 12 मासी होती है, इनकी वर्ष भर बहती है। ठीक है, 12 मासी होती है, लगातार बहती रहती है, वर्ष भर बहती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी नदी आती है, जैसे अपने सिंधु नदी आ गई। ठीक है, सिंधु के बाद में अपने गंगा आती है, गंगा के बाद में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में अपने सतलज देख लो एक। ठीक है, सतलज आदि, ये इसकी क्या है, कुछ मुख्य नदियां हैं। हिमालय नदियां स्रोत इनका होता है ग्लेशियर से, हिमनद से, और 12 मासी होती है। और मुख्य नदियां इसमें कौन कौन सी आती है, सिंधु आ गई, गंगा आ गई, ब्रह्मपुत्र आ गई, सतलज हो गई। ठीक है, 12 मासी नदियां होती है ये लो। ठीक है, वही अपन बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है, इनका स्रोत देखो पहले तो, कहां से इनको जल प्राप्त होता है। ठीक है, इन्हें जल प्राप्त होता है वर्षा से। जब बारिश होती है ना, तब इनको जो बरसात का पानी होता है उनसे इनको जल प्राप्त होता है, और उसी से ये नदियां बहना शुरू होती है। अब एक चीज तो आपके दिमाग में ये आ गई होगी, भाई बरसात तो 12 महीने होती नहीं है भाई, एक टाइम फिक्स होता है उसका, तो उस टाइम में ये नदियां बहती है। ठीक है, तो इन्हें अपन कह सकते हैं कौन सी नदियां, मौसमी नदियां, यानी कि मौसम के अनुरूप ये बहती है। ठीक है, मौसमी नदियां, ये अपन ने इसको कह दिया। ठीक है, और भारत के दक्षिणी हिस्से में बहती है, ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं। मुख्य नदी, जैसे अपन कुछ नदियों की बात करें, जैसे अपने गोदावरी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कावेरी, कृष्णा, कावेरी उसके बाद में कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, नर्मदा हो गई, नर्मदा, एक लिख लो ताप्ती। ठीक है, आदि, ये नदियां इसमें हो गई। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में इनका स्रोत होता है, ये वर्षा पर निर्भर करती है, इन्हें मौसमी नदियां कहते हैं। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती आदि इसकी मुख्य नदियां हो गई। ठीक है, ये तो अपन ने कर ली थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक सी बातें। अब अपन इन नदियों को स्टार्ट करते हैं पहले, है ना, अपन यहां से शुरू करते हैं, फिर यहां तक चलेंगे, है ना। अब आपसे डिवाइडेशन अपन ने एक प्रकार से कर दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न यही पूछ ले, सिंधु कौन सी नदी है या किस प्रकार की नदी है, तो आप बता सकते हो सिंधु एक हिमालयी नदी है और ये 12 मासी नदी है। ठीक है, आपसे पूछ ले गोदावरी किस प्रकार की नदी है, तो ये मौसमी नदी भी है, और जैसे प्रायद्वीपीय नदियों में भी ये आती है। ठीक है, तो ऐसे अपन इनको बता सकते हैं। आगे अपन थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, फिर अपन सिंधु नदी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा अपन ये करते हैं कुछ अपने फैक्ट वाली बातें, जहां से अधिकांश प्रश्न पूछ लेते हैं, डायरेक्ट प्रश्न उठता है वहां से ना, तो फैक्ट वाली बातें ये पढ़ी, ये जानने का प्रयास करते हैं। क्या जानेंगे उसमें फैक्ट वाली बातें में, तो इधर देखना, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, 2-4 फैक्ट वाली बातें हैं, लिखना यहाँ पे, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो कौन सी आएगी, गंगा नदी। ठीक है, कितनी है, 25 यानी कि 2525 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, 2525 किलोमीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र भारत में किस नदी का है, ठीक है, तो भारत में सबसे, आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र। ठीक है, अपवाह क्षेत्र वाली जो नदी है, तो वो भी कौन सी है अपने, उसमें भी आपको ध्यान रखना है, गंगा। 14 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, 14 स्टेट में इसका विस्तार है,
अपवाह क्षेत्र भी इसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नदी को अपन दो प्रकार से माप सकते हैं। कैसे? एक तो उसकी लंबाई के हिसाब से, जैसे कोई नदी यहां से शुरू हो रही है, और एक उसकी लंबाई के हिसाब से। ठीक है, एक नदी ये तो अपन, जैसे ये एक नदी ये हो गई जिसे अपन ए बोल सकते हैं, ए नदी। एक नदी ये है बी, यहाँ पे एक बी नदी लिखी मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये यहां तक जा रही है। ठीक है, इतनी जा रही है, मगर इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र अभी अपन ने देखा था, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इसके अंदर छोटी छोटी सहायक नदियां। अब एक चीज इसमें देखना, ये तो लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी हो गई, और सबसे बड़ी नदी अपने कह सकते हैं कि अपवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये बी वाली हो गई। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अपने भारत के अंदर लंबाई में भी सबसे लंबी कौन सी है, गंगा नदी है। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से भी सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। कितने किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, वही आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भी आपने कौन सी आएगी, गंगा नदी आएगी। बड़ी से तात्पर्य उसका अपवाह क्षेत्र आ जाता है उसके अंदर, लंबाई के हिसाब से उसकी एग्जैक्ट लंबाई, करंट लंबाई आती है उसके अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन इस चीज को विश्व के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, अपने विश्व के संदर्भ में देखते हैं, तो वही प्रश्न आपसे सेम प्रश्न होगा, सेम कंडीशन, सबसे लंबी नदी विश्व की। ठीक है, प्रश्न आए विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे सेम प्रश्न है बस विश्व के संदर्भ में, सबसे लंबी नदी। अब यहां पे अपना जवाब चेंज हो जाएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। नील नदी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, वही अगर आप सेम प्रश्न ये उठा यहां से, विश्व या अपने भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी में देखा, अपने गंगा नदी में। या प्रश्न को ये भी कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी, अपवाह क्षेत्र को हटा दे या बोल दे सबसे बड़ी नदी, तो भी गंगा ही होगी। ठीक है, तो यही मैं लिखता हूं दूसरे टाइप में करके इसको, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, तो ये हो जाएगी दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी, अमेजन नदी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे छोटी नदी, भारत की, प्रश्न आ जाए भारत की सबसे छोटी नदी, प्रश्न भाई कैसे भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पूरा प्रयास है भाई कोई चीज छूटे ना। ठीक है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आपको उसमें लिखना है अरवरी नदी। कौन सी नदी, अरवरी नदी। मात्र और मात्र कितनी है, 90 किलोमीटर है। ये अपने राजस्थान के अंदर ही है। ठीक है, अरवरी नदी राजस्थान के अंदर है, 90 किलोमीटर, भारत की सबसे छोटी नदी। ठीक है, ये आपको कुछ फैक्ट बातें ध्यान रखनी है, एक बार इसको नोट डाउन करो। आगे अपन थोड़ी सी बात और करते हैं अपने भारत की बड़ी पांच, है ना, बड़ी पांच नदियों की, या पांच सबसे लंबी नदियों की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे उनकी चर्चा करते हैं। भारत की पांच सबसे लंबी नदियां, पांच सबसे लंबी नदियां। ठीक है, नदियां भारत की, ये भी लिख लो, भारत की पांच सबसे लंबी नदियां। ठीक है भाई, पहली लिखना यहाँ पे, पहली तो आपको पता ही है कौन सी आएगी, पहली आएगी अपने गंगा, गंगा। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, आगे अपन देखते हैं दूसरे नंबर पे गोदावरी। कौन सी, गोदावरी नदी। ठीक है, तीसरी लिखना आप कृष्णा। ठीक है, 4 नंबर पे लिखना आप यमुना, और 5 नंबर पे लिखना आप
नर्मदा। ठीक है, पहली गंगा नदी, दूसरी अपने आएगी गोदावरी, फिर आएगी कृष्णा, फिर आएगी ना यमुना, और फिर आएगी नर्मदा। इनकी लंबाई भी लिख लो। लंबाई इसकी तो अभी मैंने बताई थी, 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लिखो आप 1496, 1465, सॉरी 1465 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कृष्णा की लिखो 1400 किलोमीटर, यमुना की लिखो आप 1376 किलोमीटर, और नर्मदा की लिखो आप 1312 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, और कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट चर्चा करते पर अब अपने अपने आते हैं हिमालय की जो नदियां थी। ठीक है, उनमें अपन पहली नदी पे चर्चा करते हैं, सिंधु नदी, इंडस रिवर जिसे अपन कह सकते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक डालता हूँ, सिंधु नदी। ठीक है, पहली नदी अपन यहां से शुरू होती है अपनी मुख्य कहानी। ठीक है, वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी स्टार्ट हो रही। सिंधु नदी जिसे अपन कह सकते हैं इंडस रिवर। ठीक है, यहां से लिखो। पहली चीज इसका उद्गम से पहले अपन इसकी लंबाई देखते हैं। ठीक है, लंबाई लंबाई सुनना, इसकी लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर। ठीक है, उद्गम निकलती कहां से है, उद्गम, और गिरती कहां है। ठीक है, मोहाना। तो इसका उद्गम होता है बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर या हिमनद। ठीक है, बोखरचू हिमनद से, ठीक है, कहाँ है ये, तो ये है तिब्बत में, कैलाश पर्वत के पास। ठीक है, कैलाश पर्वत के पास। ठीक है, यहाँ पर इसके मानसरोवर झील के पास है ना, यहीं पे मानसरोवर झील भी है, मानसरोवर झील भी है, झील के समीप। ठीक है, झील के समीप। ठीक है, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसे श्यानो खवाब नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, श्यानो खवाब, खवाब नाम से जाना जाता है तिब्बत में, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। ठीक है, शेर का मुख, ये भी आपको ध्यान रखना है, शेर का मुख। ये जो सिंधु नदी है वो 3 देशों में बहती है, राज्यों में नहीं, 3 देशों में बहती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 देशों में प्रवाह। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखो, 3 देशों में प्रवाह, 3 देशों में क्या होता है, इसका प्रवाह है, बहती है। ये कौन कौन से देश है, तो ये एक हो गया, पहले चीन आएगा। ठीक है, पहले चीन, तिब्बत कहाँ पे, चीन में तो है, फिर वहां से आती है, भारत के अंदर प्रवेश करती है, और अपने फिर पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में, और अंत में कहाँ पे जाके गिर जाती है, अरब सागर में। ठीक है भाई, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न ये आता है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है भाई, टोटल लंबाई इसकी हो गई कितनी, 2880 किलोमीटर, मगर प्रश्न पूछ लिया आपसे भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके आगे मैं यहाँ पे स्लैश लगा के लिखता हूं भारत में लंबाई, ये तो इसकी कुल लंबाई हो गई, और यहां पे लिखता हूं मैं भारत में लंबाई। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में प्रवेश कहां से करती है, ये प्रश्न उठता है भाई, तिब्बत से निकली, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, वहां से बहते हुए ये आती है, अभी भारत के अंदर भी प्रवेश कर रही है,
तो भारत में प्रवेश कहां से करती है, वो कौन सी जगह जहां से ये प्रवेश कर रही है अपने भारत के अंदर। तो भारत में जब ये प्रवेश करती है तो उस जगह का नाम है लद्दाख। लद्दाख के अंदर दमचोक जगह से गोर्ज का निर्माण करते हुए ये प्रवेश करती है। ठीक है, एक छोटा सा अपने रफ मैप बनाएंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक भारत का रफ मैप बनाता हूँ और वहां पे आपको एक चीज समझाता हूँ, है ना, अच्छे से। फिर अपन इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जैसे ये अपना क्या है, भारत है, ये अपना भारत है ना। ठीक है, अब ये वाला क्या है, लद्दाख एरिया, यहां से ये क्या होती है, निकलती है, यहां से ये नदी निकलती है। ठीक है भाई, अब यहां से नदी निकली तो ये प्रवेश करती है, यहां से होते है, जैसे ये अपना लद्दाख एरिया हो गया और ऐसे। ठीक है, तो यहां से जब प्रवेश करती है तो लद्दाख के अंदर यहां पे एक जगह आती है, दमचोक। कौन सी जगह, दमचोक, लद्दाख के अंदर। ठीक है, दमचोक लद्दाख के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये भारत के अंदर प्रवेश करती है और किसका निर्माण करती है, गोर्ज का निर्माण करती हुई चलती है। गोर्ज का निर्माण, गोर्ज क्या होता है, पहाड़ के द्वारा बनाया गया गड्ढा। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच में जगह गोर्ज बना के निकलती है ना, गड्ढा। वहां से ये अपने भारत के अंदर प्रवेश करती है और 1114 किलोमीटर बहती है। ठीक है, उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, जो लेह शहर है, लेह यानी कि लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख के अंदर आता है लेह शहर। जो लेह शहर है वो इसके दाएं किनारे पे स्थित है, लेह शहर। ठीक है, दाएं किनारे पे, ये इसका बायां किनारा हो गया, ऊपर वाला इसका दाएं किनारा। तो यहाँ पे कौन सा शहर स्थित है, तो यहाँ पे स्थित है लेह। ठीक है, लेह लद्दाख की राजधानी जिसे अपन कह सकते हैं, लेह। ठीक है, ये इसके दाएं किनारे पे स्थित है। और क्या ध्यान रखना है, अब जब अपन ने हिमालय पर्वत को पढ़ा था, किसको पढ़ा था, हिमालय पर्वत को पढ़ा था, उसमें अपन ने किसको पढ़ा था, ट्रांस हिमालय को पढ़ा था। ट्रांस हिमालय की मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी थी, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश। ठीक है, कैलाश अपने तिब्बत में आती है, अपने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर अपने भारत के अंदर थी। तो सबसे ऊपर की काराकोरम रेंज थी, उसके बाद अपने कौन सी आती है, जास्कर आती है, और नीचे अपने लद्दाख आती है। तो जो ये सिंधु नदी है वो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, सिंधु नदी, मैं लिखू यहां पे, सिंधु नदी, सिंधु नदी, जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहती है, लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर बहती है, होकर बहती है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज आप क्या ध्यान रख रही है, लेह है इसके दाएं किनारे पे स्थित है, भारत में प्रवेश करती है, दमचोक लद्दाख से ये अपने भारत में गोर्ज का निर्माण करते हुए प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन आगे चलते हैं इसकी कुछ सहायक नदियों के ऊपर। ठीक है, सहायक नदियों के ऊपर, फिर सहायक नदियों की अपन बात कर लेंगे, वो भी उसमें अपन मुख्य मुख्य जो नदियां हैं, ठीक है, बाएं किनारे की जो नदियां है वो अपनी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है क्योंकि वो अपने भारत के अंदर आती है। ठीक है, तो उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाएं किनारे की नदियां, सहायक नदियां दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो दाएं किनारे की और एक बाएं किनारे की। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ बाएं किनारे की नदियां, ये इसकी सहायक नदियां है ना, बाएं किनारे की नदियां। ठीक है भाई, यहाँ पे कोने में लिखूंगा सहायक नदियां, आप टॉपिक डाल लेना, सहायक नदियां, किसकी सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां। तो बाएं किनारों पे कौन कौन सी नदी है, तो उनके नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे। पहले आते अपने झेलम, ठीक है, झेलम जिसे अपन वितस्ता नदी भी कहते हैं। उसके बाद में आती है चिनाब, कौन सी नदी आती है, चिनाब। फिर आती है रावी, फिर आती है व्यास, ठीक है, और एक आती है लास्ट में सतलज, जिसे
शतुद्री नदी भी कहते हैं, प्राचीन नाम था इसका शतुद्री नदी। ठीक है, ये इसकी बाएं किनारे की नदियां हो गई। वही अपन दाएं किनारे की नदियां, वही बात करें अपन दाएं किनारे की नदियां, तो दाएं किनारे की नदियों में सुनना, एक आती है नुब्रा, ठीक है, हुंजा, हुंजा, गिलगित, गिलगित, गिलगित जगह का नाम भी है ना, तो और नदी का नाम भी है गिलगित, श्योक, है ना, काबुल, काबुल भी जगह का नाम भी है, नदी का नाम भी। नुब्रा, हुंजा, गिलगित, श्योक, काबुल। ठीक है, एक आता है टोची, टोची, एक आती है स्वात, स्वाद नहीं स्वात, है ना, स्वात, एक अपने आती है खुर्रम, खुर्रम। ठीक है, ये कुछ अपने दाएं किनारे की नदियां हैं। नुब्रा हो गई, हुंजा हो गई, गिलगित हो गई, शोक हो गई, काबुल हो गई, टोची हो गई, स्वात हो गई, खुर्रम आदि नदियां क्या है, अपने दाएं किनारे की नदियां है। ठीक है, इनको अपन विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, झेलम को अपन पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, चिनाब को पढ़ेंगे, रावी को पढ़ेंगे, व्यास को पढ़ेंगे, सतलज को पढ़ेंगे। ठीक है, इनका अपने को नाम ध्यान रखना है। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, अब अपन इनको शुरू करते हैं, पहले झेलम से शुरू करेंगे, फिर चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तब करते हैं शुरू आगे अपन, सिंधु की सहायक नदियां। ठीक है, अब एक एक नाम डालो आप, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, रावी कौन सी नदी है, बाएं किनारे की या दाएं किनारे की, बाएं किनारे की। ठीक, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, हाँ तो अब अपन करते हैं शुरू, एक एक नदी को पढ़ेंगे, है ना। तो पहली नदी आती है अपने कौन सी, झेलम नदी, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी, जिसे अपन बोलते हैं वितस्ता नदी भी अपन कह सकते हैं इसको, प्राचीन नाम है इसका वितस्ता नदी। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं ना, जल्दी जल्दी। प्राचीन नाम इसका क्या है, वितस्ता नदी। फैक्ट फैक्ट बातें बताऊंगा, ठीक है, बातें नहीं करूंगा मैं। वितस्ता नदी, उद्गम अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए, ओरिजिन, ठीक है, उद्गम। उद्गम क्या है इसका, तो उद्गम लिखना है इसका वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर, वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक इसकी नदी आती है किशन गंगा, सहायक नदी है इसकी। ठीक है, किशन गंगा नदी, इसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, नीलम नदी के नाम से। किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या बात याद रखनी है आपको इसके अंदर, श्रीनगर इसके किनारे पे बसा हुआ है, श्रीनगर इसके इसके किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, इसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, किनारे पर लोकेटेड है, ठीक है, स्थित है। ठीक है भाई, ये लो। और क्या ध्यान रखना है आपको इसके अंदर, और आपको क्या ध्यान रखना है, और तो क्या याद रखोगे, हाँ तो एक चीज और लिखना, यह नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, यह नदी भारत और पाकिस्तान की क्या करती है, सीमा बनाती है। ठीक है, सीमा बनाती है। गंगा नदी की लंबाई बताओ कमेंट में, फटाफट से, बनाती है, फटाफट से गंगा नदी की लंबाई बताओ। ठीक है, देखते हैं कितना याद रहता है आपके, है ना। हाँ, झेलम नदी, वितस्ता इसका प्राचीन नाम है, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है, किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर इसके किनारे पे स्थित है, यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन चिनाब, झेलम के बाद में चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी पे चलते हैं, जिसका प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी नदी। कौन सी नदी, अस्किनी नदी। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं चिनाब, चिनाब नदी, ये लो। ठीक है भाई, हाँ, प्राचीन नाम इसका क्या है, तो प्राचीन नाम लिखना है इसका अस्किनी नदी। कौन सी नदी, अस्किनी नदी। ठीक है, उद्गम इसका होता है बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा कहां पे है ये, तो ये प्यारे दोस्त स्थित है हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है। बाड़ालाचला दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल में स्थित है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान आपको ये रखना है, एक तो इसकी सहायक नदी, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं सहायक से स और नदी से, चलो नदी पूरा लिखते हैं, सहायक नदी। सहायक नदी लिखना है इसकी। एक तो आती है थिरोट, कौन सी आती है? थिरोट, ठीक है। एक आती है भुटनाला, भुटनाला, ठीक है। और एक आती है इसकी सोहल, ठीक है, सोहल। ये इसकी कुछ सहायक नदियां है, ठीक है। एक चीज सुनना, ये नदी है ना, यहां से निकलती है, ठीक है। एक धारा इधर से आ गई और एक धारा इसकी यहां से आ गई, ठीक है। और ऐसे आके फिर ये हिमाचल प्रदेश में दोनों धाराएं क्या होती है? मिल जाती है हिमाचल प्रदेश में, और फिर एक धारा में निकलती है। तो जो ये धारा निकलती है पहली, इस धारा को बोलते हैं चंद्रा, ठीक है। और दूसरी है भागा। चंद्रा और भागा नाम की दो धाराएं निकलती है और हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचला दर्रे के अंदर आकर दोनों धाराएं मिल जाती है, ठीक है। जहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा और चिनाब। चंद्रभागा, या फिर अपन इसको चिनाब बोल सकते हैं, चिनाब, इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और चिनाब के नाम से किस नाम से जाना जाता है? अस्किनी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीन नाम हो गए ना, चंद्रभागा, चिनाब और अस्किनी नदी, तीनों नाम इसी के हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे ये अपने दो धाराओं निकलती है। एक आपको क्या ध्यान रखना है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, ठीक है, बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं। प्राचीन नाम अस्किनी नदी, बाड़ालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। थिरोट, भुटनाला, सोहल, ये इसकी सहायक नदियां है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंद्रा और भागा दो धाराओं में निकलती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आके दोनों धाराएं मिल जाती है, जहां पे इसे चंद्रभागा या फिर चिनाब नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट, अगली नदी पे चलते हैं जिसका नाम है रावी। क्या? रावी नदी, ठीक है। रावी नदी पे चलते हैं, तो रावी नदी को पढ़ते हैं अपन, जिसका प्राचीन नाम है, एंशियंट नेम अपन जिसे कहें, संस्कृत में नाम जिसे अपन कहें तो उसे बोलते पौरुषणी नदी, ठीक है, रावी नदी, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है? पौरुषणी, पौरुष जानते हो? पौरुष, पौरुषणी, ठीक है, पौरुषणी नदी, ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम है। इसका उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे से, ठीक है। और रोहतांग दर्रा कहां पे है? तो ये भी अपने कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये भी कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। वही अपन इसकी सहायक नदियों की बात करें अपन, ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां है, एक तो बैरा, बैरा सहायक नदी, यहां पे लिखता हूं सहायक नदी, ठीक है। एक आ गई बैरा, ठीक है, और बैरा के साथ आती है साहो और एक शूल, ठीक है, साहो, साहो और एक आती है शूल, ठीक है, शूल, ये लो, ये इसकी सहायक नदी हो गई, बैरा, साहो, शूल, ठीक है। और सोहल किसकी थी? अपने चिनाब की, ठीक है, सोहल चिनाब की थी। किसनगा अपने झेलम की थी सहायक नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है इसके बारे में जानने की बातें? तो और बातें इसके अंदर जानने की नहीं है, ठीक है। बस ये तीन चीजें ध्यान रखनी। पौरुषणी नदी है, रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है, ठीक है, और बैरा, साहो, शूल इसकी सहायक नदियां है। नेक्स्ट अपन चलते हैं व्यास नदी। कहां से? व्यास नदी पे, व्यास नदी, यहां पे लिखता हूं मैं, व्यास नदी, व्यास नदी, ठीक है। उद्गम, पहले इसका प्राचीन नाम देखते हैं, तो इसे विपाशा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? विपाशा नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम इसका होता है व्यास कुंड, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। एचपी गैस वाली एजेंसी नहीं है, एचपी गैस नहीं है, ठीक है, ये एचपी हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं थोड़ी सी, एक तो अपने हो गई व्यास कुंड, विपाशा नदी, और तो क्या ध्यान रखना है आपको इसमें?
बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज अपन इसमें ये देख सकते हैं व्यास नदी के अंदर, हाँ थोड़ी सी इंपोर्टेंट लगती है मेरे को बात, मैं आपको बताता हूँ। ये अपनी व्यास नदी है, ठीक है, ऐसे आ रही है बहते हुए। और अभी अपन जस्ट बाद में, इसके जस्ट बाद में अपन सतलज नदी को पढ़ेंगे ना। तो सतलज नदी कहाँ से आती है? राकस ताल अपने तिब्बत से निकलती है, ठीक है, ऐसे आ रही है व्यास नदी, ये आ गई। तो पंजाब के अंदर एक जगह पड़ती है, ठीक है, ये अपने इधर पाकिस्तान में चली गई सतलज नदी। इधर से कौन सी नदी आ रही है? ब्यास नदी, ठीक है, व्यास की जगह इसको ब्यास करो तो बढ़िया रहेगा, है ना। इधर से अपनी एस फोर सतलज आ रही है, ठीक है। पंजाब के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कपूरथला। पंजाब की एक जगह पड़ती है कपूरथला। कपूरथला नामक स्थान पे व्यास नदी किसमें मिल जाती है? सतलज में, ठीक है। और इसी नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसे बोलते हैं हरी के बैराज, हरी के बैराज। और इसी बांध पे बनी हुई है, निकली हुई, यहां से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक नदी ये क्या होती है जो अपने अभी तक अपन ने इसकी सहायक नदियां पढ़ी, जैसे झेलम पढ़ी, रावी पढ़ी, चिनाब पढ़ी, ठीक है, वो पाकिस्तान तक जाती है। पाकिस्तान में जाके क्या करती है? अपने सिंधु नदी में प्रवेश कर जाती है, उसमें मिल जाती है। एकमात्र ये ऐसी नदी है ये अपने पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, ठीक है, पाकिस्तान में, क्योंकि ये पंजाब के अंदर ही किसमें विलीन हो जाती है? सतलज में, ठीक है। तो आपको एक ध्यान चीजें रखनी है, यह नदी पाकिस्तान में, यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? यह नदी, यह नदी पंजाब के, पंजाब के कपूरथला में, ठीक है, पंजाब के कपूरथला में, सतलज में, सतलज नदी में मिल जाती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, बस यही बात है इसके अंदर है, ठीक है। विपाशा इसका प्राचीन नाम, व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, यह नदी पंजाब की कपूरथला में अपने सतलज नदी में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक है। अंतिम नदी अपन जो पढ़ते हैं वो आती है अपनी सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम अगर अपन जानने का प्रयास करें तो उसको बोलते हैं सतुद्री नदी। कौन सी नदी? सतुद्री नदी, ठीक है, सतुद्री नदी। हाँ, यहां पे लिखता हूं मैं सतलज, सतलज नदी, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है इसका? सतुद्री नदी, ठीक है, सतुद्री नदी, ठीक है। उद्गम इसका होता है राकसताल, राकसताल तिब्बत कैलाश पर्वत, ठीक है, तिब्बत कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? इसकी सहायक नदियां देख लो आप, सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी। एक तो रोपा हो गई, अभी अपन ने देखा था एक व्यास नदी हो गई, ठीक है, एक हो जाएगी तैती, एक लिख लो आप स्पीति, ठीक है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है भाई। और क्या ध्यान रखना है आपको इसके अंदर? हाँ, कहां से? तीन, वही तीन देशों में प्रवाहित होती है, ठीक है, तीन देशों में प्रवाह। कितने देशों में? तीन देशों में इसका क्या है? प्रवाह, तीन देशों में प्रवाह है, वही अपने चीन में, भारत में और पाकिस्तान में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, सतलज नदी के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं अपन, थोड़ी सी जानकारी क्या लेते हैं, जो अपन ये पांच नदियां पढ़ी, कौन कौन सी? झेलम, ठीक है, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन पांचों नदियों को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? पंचनद। कौन कौन सी? झेलम, ठीक है, झेलम नदी,
चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी, रावी नदी, ठीक है, ब्यास नदी और सतलज नदी, सतलज नदी। इन पांचों नदियों को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है पंचनद के नाम से, पंचनद के नाम से जाना जाता है। कहां पे? पंजाब में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक थोड़ी सी अपन बात करते हैं, थोड़ी सी क्या बात करते हैं अपन, मैं यहाँ पे अपने भारत का एक रफ मैप बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहां तक अपने रख लेते हैं इसको। यहाँ पे अपने, ठीक है, ये अपने राजस्थान वाला यहाँ पे ये पोर्शन आ गया, ये लो, ठीक है, यहाँ पे फोकस करना भी। यहाँ से कौन सी नदी निकली थी? अभी अपन ने देखा था, यहाँ से निकल रही थी अपनी सिंधु नदी, ठीक है, एस फॉर सिंधु नदी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहीं से अपने कौन सी नदी निकलती है? एक पहले देखना, यहां से निकल गई हिमाचल, अपने जम्मू कश्मीर से कौन सी निकली? जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर से निकलती है कौन सी नदी? झेलम नदी, ये आके यहाँ पे मिल गई, ठीक है, इस स्थान पे आके मिल गई। हिमाचल प्रदेश से निकली थी अपने चिनाब नदी, ठीक है, आके इस स्थान पे मिल गई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से निकली थी अपने रावी नदी, ये आके मिल गई। और हिमाचल प्रदेश से व्यास कौन से निकली थी? अपनी व्यास नदी, ये आके मिल गई, ठीक है। और इधर से अपने सतलज नदी निकली थी, ठीक है। व्यास तो अब यहाँ पे नहीं आएगी, व्यास यहीं पे रह जाएगी अपने भारत के अंदर ही, ठीक है, भारत के पंजाब के अंदर ही रह जाएगी। यहाँ पे ये पंजाब के अंदर आ गई, इधर से सतलज नदी आ गई और इसके अंदर आके मिल गई। अभी अपन ने पढ़ा था ना, व्यास नदी सतलज में मिल जाती है, तो सतलज में मिल गई यहाँ पे, ठीक है। इधर से अपने एस फोर सतलज, एस फोर सिंधु, ठीक है, अपने झेलम हो गई, ठीक है, और यहाँ पे चिनाब, चिनाब और रावी और करना है, यहाँ पे एक रावी नदी और करते हैं अपन। इधर से यहाँ से ये रावी नदी इसके अंदर पहुंच गई, रावी, और यहाँ पे ब्यास नदी, ये अपने सतलज में मिल गई, ठीक है। ऐसे अपने नदियां भी पढ़ने देखी थी, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ब्यास नदी तो सतलज में मिल जाती है अपने भारत के अंदर पंजाब में, ठीक है। और जो झेलम होती है, चिनाब है, रावी है और सतलज नदी है, ये सारी जाके सिंधु नदी में कहा मिलती है? पंजाब के अंदर। और जिस स्थान पे मिलते हैं उस स्थान को बोलते हैं मिठान कोट। कौन सा? मिठान कोट, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? पांचों नदियां, झेलम, पांचों नहीं चार ही, क्योंकि व्यास तो सतलज में मिल ही गई। झेलम, ठीक है, चिनाब, रावी और सतलज, ये सारी नदियां सिंधु नदी में किस स्थान पे मिलती है? तो आपको क्या बताना? मिठान कोट में, ठीक है। मिठान कोट कहां पे है? पाकिस्तान में, पाक में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ गई बात समझ में? थोड़ी सी बात अपन और करते हैं। आपने जब कक्षा 9th की जब आप पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, ठीक है, सोशल साइंस के अंदर, और उसमें भी पोर्शन कर रखा है ज्योग्राफी का, ठीक है, तो जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक लाइन आती है, क्या लाइन आती है? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। क्या आता है? दोआब आता है, ठीक है। दोआब किसे कहते हैं? सुनना, दो नदियों के, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को, ठीक है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं अपन? दोआब कहते हैं, ठीक है। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच की, यानी कि एक नदी ये आ रही है, ठीक है, और एक नदी ये आ रही है, इन दोनों के बीच की जो ये उपजाऊ भूमि है, इसे अपन दोआब कहते हैं। अब अपन ने भी 5 नदियां देखी, कौन कौन सी? अपन ने झेलम देखी, चिनाब देखी, रावी देखी, ब्यास देखी, सतलुज देखी, ठीक है। इन नदियों के बीच की जो दो नदियां हैं, जैसे पहली अपन देखते हैं, इनके बीच की जो दोआब है, इन नदियों के बीच जो दोआब बनते हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहली नदी कौन सी थी? सिंधु नदी, ठीक है, ये अपनी सिंधु नदी आ रही है, यहाँ पे लिखता हूं मैं सिंधु, ठीक है, ये सिंधु नदी आ रही है। उसके बाद कौन सी नदी आ रही थी? अपन ने अभी पढ़ा था, तो यहाँ पे आ रही थी झेलम, ठीक है, पहले अपन ने झेलम पढ़ी थी, ठीक है।
उसके बाद में कौन सी नदी आ रही है अपने, तो उसके बाद में आ रही थी चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब। ठीक है, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, उसके बाद में आ रही है रावी। कौन सी, रावी नदी। ठीक है, तत्पश्चात रावी के बाद में आती है ब्यास नदी। कौन सी, ब्यास नदी। और लास्ट में कौन सी आती है अपने, सतलज नदी। ठीक है, लास्ट में कौन सी आ रही, सतलज नदी। सतलज नदी, यहाँ पे नदी वो लगा देता हूँ मैं, नदी। ठीक है, सिंधु नदी। अब जो ये नदियां हैं, जैसे सिंधु और झेलम के बीच जो ये दोआब बनेगा, इसको किस नाम से जानेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे अपन। झेलम चिनाब के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है ना, झेलम रावी के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है, रावी और ब्यास के बीच के स्थान को किस नाम से जाना जाता है, और ब्यास और सतलज के बीच जो दोआब बनाएगा उसको किस नाम से जाना जाता है, इनके अपन अब चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ तो देखना आप सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब बनेगा उसे अपन जानेंगे किस नाम से, इधर देखना आप, इसको जानेंगे अपन सिंधु सागर दोआब। कौन सा दोआब, सिंधु सागर दोआब। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच के दोआब किस नाम से जानेंगे अपन, चाज या फिर छज। ठीक है, चाज या छज। चिनाब और रावी के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है रचना दोआब के नाम से। ठीक है, रावी और ब्यास के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम ध्यान रखना आप, यहाँ पे दोआब वो लगाते चलना। ठीक है, ये वाला दोआब यहाँ पे लिखते चलना ना, जगह का अभाव है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, हाँ रचना दोआब। उसके बाद रावी और ब्यास के बीच के जो दोआब को कहेंगे अपन बारी दोआब। कौन सा दोआब, बारी दोआब। ठीक है, और ब्यास और सतलज के बीच के जो दोआब है उसको अपन कहेंगे विष्ट दोआब। कौन सा दोआब, विष्ट दोआब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु सागर दोआब सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच बनता है। चाज या छज दोआब झेलम और चिनाब नदी के बीच बनता है। रचना दोआब चिनाब और रावी नदी के बीच बनता है। बारी दोआब रावी और ब्यास नदी के बीच बनता है। विष्ट दोआब ब्यास और सतलज नदी के मध्य बनता है। ठीक है, दोआब से तात्पर्य क्या है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को अपन क्या बोलते, दोआब कहते हैं। ठीक है, पंजाब का नाम भी इसी के कारण पड़ा है, पंज आप। ठीक है, पांच नदियां हो गई जिन्हें अपन पंचनद कहते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 नदियों का जो दोआब बनता है वो पंजाब में बनता है। ठीक है, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं, पंच प्लस आब। ठीक है, 5 नदियों के बीच की भूमि को अपन पंजाब बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 नदियां वहीं से निकल रही है, पंजाब से, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन किसको पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र को। ठीक है, कक्षा कैसी लगी, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और फीडबैक कमेंट में आप दे देना भाई क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपने क्लास को अंत तक देखा। मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।